हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी केमिस्ट्री में धातु और अधातु चैप्टर। ठीक है, मतलब मेटल और नॉन मेटल। उसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। धातु अधातु क्या होता है, वो कैसे पहचानेंगे, सब वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप देख लीजिए उसको। ठीक है, जो नहीं देखे हैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख। केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी का भी सीरीज चल रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अभी जो है बीपीएससी के लिए जो है हम लोग का क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर का, वो हो चुका है। अब करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो। अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे धातु और अधातु का केमिकल प्रॉपर्टीज का, फिर रासायनिक गुण का। इससे पहले का जो इंट्रोडक्शन पढ़े धातु अधातु, उसमें जो उसके भौतिक गुण के बारे में पढ़े। आज हम लोग रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में इसका नोट तैयार किया गया है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसमें जो है दोनों में आपको जो है समझाया जाए। चलिए देखिए जी, इसका पहला गुण है वो है कि जब मेटल जो है वो एयर में जलाया जाएगा, मतलब जब धातुओं को जो है वायु में जलाया जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, लगभग सभी धातु जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। सभी। तो धातु और ऑक्सीजन जलेगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा, मतलब जैसे कॉपर एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। उसी तरीके से एल्युमिनियम अगर जलेगा ऑक्सीजन के साथ हवा में तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है इस रिएक्शन से जो निकलता है, जिससे क्वेश्चन पूछता है, तो वो बात यहाँ पर लिखा गया है। आप इसको भी ध्यान से देखिए और पढ़ लीजिए। देखिए, अधिकांश धातु ऑक्साइड पानी में अघुलनशील होते हैं। देखिए, पहला बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये धातु ऑक्साइड क्या होता है, पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें कुछ पानी में घुल जाते हैं क्षार बनाने के लिए। जो अल्कली बनता है, ये क्षार मतलब यहाँ पर अल्कली वर्ड से है। ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड क्षार उत्पन्न करने के लिए जल में घुल जाते हैं। अब आपको पीरियोडिक टेबल जो पढ़ाए हैं, मतलब आवर्त सारणी वाला, उसमें बताए थे कि क्षारीय धातु किसे कहते हैं। तो ग्रुप 1 को क्षार धातु कहते हैं, अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 वाले को अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। क्षारीय और अर्थ को इसमें मृदा धातु इस तरह से कुछ लिख देता है। ठीक है, कहीं पर पृथ्वी धातु भी लिख देता है, लेकिन यह होता है अल्कली अर्थ मेटल। और ये अल्कली मेटल होता है ग्रुप 1 वाला। तो इसमें अलग एक नंबर में कौन कौन सा, जैसे हाइड्रोजन है तो इसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, कैल्शियम है। ठीक है, स्ट्रोंशियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ये सब जो है अल्कली मेटल। इसमें बेसिकली हम लोग पोटेशियम सोडियम के बारे में बात करेंगे और कैल्शियम के बारे में। देखिए, सोडियम और अगर पोटेशियम का ऑक्साइड है, ये क्षार उत्पन्न करने के लिए पानी में घुल जाता है। लेकिन ज्यादातर धातु का ऑक्साइड क्या होता है, अघुलनशील होता है। अगर नॉर्मल पूछा जाए एग्जाम में, क्या अघुलनशील होगा। ठीक है, तो अब इसका अभिक्रिया कैसा होगा यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, Na2O अगर उसको पानी में घुलेगा तो ये हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड दे देगा। वैसे जैसे सोडियम अगर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएगा तो Na2O बनेगा। ठीक है, बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पर ये 2 लगाएगा तो ये 2 बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 Na हो जाएगा। उसी तरह से पोटेशियम जो है ऑक्सीजन के साथ जलेगा, क्या बना जाएगा, K2O बना देगा। और K2O बना देगा तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना होगा, और यहाँ पर फिर से जो है ये 4 के हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो ये ऑक्साइड आया है, ये सब क्षार बनाने के लिए, अल्कली बनाने के लिए यहाँ पर क्या कर देगा, पानी से रिएक्शन करेगा, पानी मिलाएगा तो इसमें ये हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, ये क्षार है। चलिए नेक्स्ट है। चलिए, विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के प्रति विभिन्न भिन्न अभिक्रियाएं दर्शाती है। जैसे पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं इतनी तीव्रता से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर उनमें आग लग जाती है। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए उन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर इनको रखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो पोटेशियम और सोडियम जो वेरी वेरी रिएक्टिव होते हैं,
बहुत अभिक्रियाशील होती है, इसीलिए इनको जो मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। सामान्य तापमान पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता और सीसा आदि धातुओं की सतह ऑक्साइड की सतह में एक ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है जो सुरक्षा प्रदान करती है, और यह सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत जो है धातु को आगे ऑक्सीकरण करने से रोकती है। जैसे एल्युमिनियम है या जिंक है, ये जो है इसका यहाँ पर जो है ऊपर में जो है क्या होता है, जैसे यहाँ पर बनेगा Al2O3, तो एल्युमिनियम के ऊपर एक परत जो आगे उसको ऑक्सीडेशन नहीं करने देता है, माने उसको एक पतला लेयर बना देगा, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये कार्य करता है। क्लियर है? जैसे लोहा गर्म करने पर ये नहीं जलता है, लेकिन इसका बुरादा लेंगे, उसको महीन काट देंगे तो वो बर्नर में लौ के साथ तेजी से जलने लगता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है तांबा, कॉपर। जलता नहीं है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है जब जलाएंगे उसको तो। कॉपर है, जो कॉपर ऑक्साइड बना है ना, उसमें काले रंग का परत चढ़ जाएगा, तो ये कॉपर ऑक्साइड एक लेयर बन जाएगा, लेकिन वो जलेगा नहीं। नेक्स्ट है चांदी और सोना, सिल्वर एंड गोल्ड। उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, समझिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? सोना और चांदी दोनों जो है क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ही, ये नॉन रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पर एक जो है दिया हुआ है, प्रक्रिया का नाम दिया हुआ, इसको नाम है इंग्लिश में एनोडाइजिंग, और हिंदी में इसी को लिखा है एनोडीकरण। अब ये क्या है? ये एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। क्लियर है एक लाइन में? एनोडाइजिंग क्या है? एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की एक प्रक्रिया है, मतलब Al2O3 बनाने की एक प्रक्रिया है। हवा के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम की एक पतली परत या पतली ऑक्साइड का परत विकसित होता है, और यह एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट इसे आगे के क्षरण के लिए क्या मतलब प्रतिरोधी बनाता है, मतलब आगे वो क्षरण नहीं होने देगा, जब ऊपर बता रहे थे। ऑक्साइड परत को मोटा बनाकर प्रतिरोध को और बेहतर बनाया जा सकता है। एनोडाइजिंग के दौरान एक साफ एल्यूमिनियम वस्तु को एनोड बनाया जाता है, माने पॉजिटिव बनाया जाता है, और तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। एनोड पर निकलने वाली ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एक मोटी सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत का जो है निर्माण करती है, और एल्यूमिनियम वस्तुओं को आकर्षक फिनिश देने के लिए इस ऑक्साइड परत को आसानी से रंगा जा सकता है। ठीक है? तो ये एनोडाइजिंग की प्रक्रिया है बेसिकली, उसी को यहाँ पर बताया गया है। एनोडाइजिंग एनोडीकरण क्या है, सिंपल एक लाइन में, कि एल्युमिनियम के ऊपरी परत में जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड को जो है बनाने का जो एक वो है, उसी को कहते हैं एनोडीकरण। ठीक है? चलिए, ये तो पहला रिएक्शन हो गया, पहला रासायनिक गुण में पहला जो वो वायु से कैसे रिएक्शन करेगी, मतलब ऑक्सीजन से कैसे उसका रिएक्शन। दूसरा हम लोग देखते हैं, जब धातुएं जल के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा। ठीक है? तो अगर धातुएं जल के साथ क्रिया करेंगी तो धातु ऑक्साइड तो बनेगा ही, और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलिए, तो पानी में घुलनशील धातु ऑक्साइड इसमें घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, परंतु सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। समझ गए? चलिए, धातु जल बनेगा, धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन, और धातु ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके जो है धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी, जो आगे ऊपर बता रहे हैं। चलिए, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, ये बहुत रिएक्टिव होती है, ये ठंडे पानी में भी रिएक्शन कर जाएगी। और आगे नेक्स्ट है, सोडियम और पोटेशियम के मामले में अभिक्रिया इतनी तीव्र और ऊष्माक्षेपी होती है कि विकसित हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेती है। ऊष्माक्षेपी आपको बताया, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन जिससे जो है ऐसा रिएक्शन, ऐसा अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, ऊष्मा रिलीज होती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपको ये पढ़ाए थे, आपको बताए। ठीक है? जो वो नई वीडियो नहीं देखे वो भी जाके देख सकते हैं, कोशिश करेंगे उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। यहाँ पे देखिए पोटेशियम है, इसके साथ KOH बनाएंगे और उष्मा रिलीज होगा। सोडियम है, वाटर के साथ रिएक्शन करके NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, उष्मा रिलीज होगा। अब पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया कम तीव्र होती है,
उष्मा का विकास होगा ना, उष्मा यहाँ भी रिलीज होगा। हाइड्रोजन आग पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होता है यहाँ। ठीक है, तो कैल्शियम जो है हाइड्रोजन का यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन है लेकिन बहुत कम है, इतना कि आग नहीं लगता। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनने से कैल्शियम तैरने लगता है, साथ धातु की सतह से चिपके रहते हैं। ये कैल्शियम का बात होगी। अब मैग्नीशियम का बात देखिए। ऊपर पोटेशियम सोडियम का था, फिर कैल्शियम का बात हुआ, कैसा रिएक्शन करेगा। अब मैग्नीशियम देख लीजिए। मैग्नीशियम ठंडा पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यह गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए इसकी सतह पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपकने के कारण यह भी तैरने लगता है। क्लियर है। मैग्नीशियम जब जो है पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये गर्म पानी होगा, और इसके साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता जैसी धातुएं तो ठंड के साथ, ठंडी पानी के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन गर्म पानी वे भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। देखिए, एल्युमिनियम, लोहा और जस्ता यानी कि जिंक, यहाँ पर रिएक्शन लिख रहे हैं जिंक, ये सब ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन गर्म पानी से ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और धातु ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस भी बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये टू दे दीजिए, यहाँ पर फिर टू दे दीजिए, और जेड एन तो जेड एन ही रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से रिएक्शन बन जाएगा। अब नेक्स्ट आइए, सीसा, तांबा, चांदी और सोना जैसी धातुएं पानी के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। ये भी एक इंपॉर्टेंट। पहला, वायु के साथ जो ऑक्सीजन का रिएक्शन करने में सोना चांदी नहीं था, अपवाद। यहाँ भी अपवाद है कि पानी के साथ कौन रिएक्शन नहीं करता, तो सीसा नहीं करता है, तांबा नहीं करता है, चांदी नहीं करता है, और सोना नहीं करता। ये पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। क्लियर है। और जो रिएक्शन करता है उसमें बता दिए कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये भी पूछता है कि धातु जब जो है पानी के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन पूछता है, ये पूछा हुआ है। और दूसरा कि कौन सा रिएक्शन नहीं करता है, यही पूछा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तीसरा हम लोग रासायनिक गुण देखते हैं कि जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो ये वाला अम्ल वाला तो एसिड बेस चैप्टर में जो इनका रासायनिक गुण पढ़ा रहे थे एसिड का, उसमें आपको इसमें डिटेल से बताए थे। फिर भी यहाँ पर एक थोड़ा सा है ना, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके नमक यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देती है। इसको, नमक को लवण कह लीजिए, है ना, और हाइड्रोजन गैस देती है। देखिए, धातु और तनु अम्ल है, तो नमक या सॉल्ट कह लीजिए, लवण कह लीजिए, हाइड्रोजन बनाती है। जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस विकसित नहीं होती, मैंने नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि HNO3 एक प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक एजेंट है, और यह उत्पादित H2 को पानी में ऑक्सीकृत कर देता है, स्वयं को किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड में उपचयित माने रिड्यूस कर लेता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज बहुत पतले HNO3 के साथ, बहुत पतले नहीं, ये तनु HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब देखिए, मैग्नीशियम के मामले में बुलबुले बनने की दर सबसे तेज होती है, इस मामले में अभिक्रिया सबसे अधिक उष्माक्षेपी है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है, यहाँ एक बात को याद रखना है कि ये जो HCl या H2 जो भी लिया जाएगा, ये डाइल्यूट लिया जाएगा, तनु लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये मैग्नीशियम क्लोराइड ये जो बनेगा, ये सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तांबे के मामले में कोई बुलबुला नहीं देखा, तापमान भी पता, इससे पता चलता है कि तांबा तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अब यहाँ पर ये एक जो है एक्सेप्शन है, जो याद रखना है कि अम्ल के साथ जो है तांबा भी जो है क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता, खास करके डाइल्यूट। अगर कंसंट्रेटेड रहेगा, सांद्र रहेगा HCl, तो रिएक्शन होगा तांबा के साथ भी। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्वा रेजिया के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में जान लीजिए, एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ है। तो लैटिन भाषा में एक्वा रेजिया का मतलब होता है शाही पानी, यानी कि रॉयल वाटर। पहला बात ये। दूसरा, एक्वा रेजिया में 3:1 का रेशियो में
सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने HCl और सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है मिलाया जाता है। तो HCl3 3 अनुपात में और नाइट्रिक एसिड 1 अनुपात में मिलाया जाता है। और यह सोने को भी घोल सकता है। ठीक है, यह बहुत ही संक्षारक, कोरोसिव और धुआं देने वाला तरल पदार्थ होता है। यह सोना और प्लेटिनम जैसे धातु को जो घोल सकता है, मतलब उसको भी गला सकता है। एक बार ये इतना खतरनाक होता है, यह सवाल भी पूछा हुआ है। तो इसमें 3 बात याद रखना एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया का मतलब लैटिन में क्या होता है, शाही पानी। 3:1 के रेशियो में HCl और HNO3 मिले हुए होते हैं। और तीसरा, यह सोना और प्लेटिनम को जो है घोल देता है, मतलब इसको गला देगा ये। क्लियर है। चलिए, चौथा रासायनिक गुण हम लोग देखते हैं। वो है धातुएं अन्य धातुएं अधातुओं के साथ क्या होना चाहिए, है ना। मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल। अच्छा, धातुएं अन्य धातुओं के लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करती है। मतलब एक धातु जो है दूसरे धातु के लवण का विलयन, उसका सॉल्ट, मेटल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसके साथ कैसे अभिक्रिया करती है वो। तो अभिक्रियाएं, अभिक्रियाशील धातुएं घोल या पिघले हुए रूप में अपने यौगिकों से कम अभिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित करती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिएक्टिव मेटल्स है कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन ऑफ मोल्टेन। इसका मतलब यह समझ लीजिए कि जो धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है वह कम अभिक्रियाशील को क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी। मतलब ये समझ लीजिए कि आप जो विस्थापित अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हैं उसी का ये एग्जांपल है, उसमें ये बात आपको बताए। जैसे मेटल ए है और यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी है। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब लवण विलयन किसी बी धातु का। तो इसमें जो है ए जो है अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो बी को क्या हो जाएगा, रिप्लेस रिप्लेस कर देगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए होगा और मेटल बी इधर से निकल जाए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बात जो है आपको ध्यान देने की बात है, और वो यह है कि जो विस्थापन अभिक्रिया में जो रिएक्शन दिखाए थे, अगर नई है आइडिया आपको, आप उसका वीडियो जाकर देख सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाले में विस्थापन अभिक्रिया बहुत डिटेल से समझाए थे। और नहीं तो आप जो है एक रिएक्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ये है आयरन और इसको कॉपर सल्फेट के साथ, माने कॉपर के लवण सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर अगर रिएक्शन कराएंगे तो Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर यहाँ पर अलग से निकल आएगा। तो ये डिस्प्लेस कर देगा दूसरे को, तो इसीलिए विस्थापित कर देगा, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित यह जो है सवाल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको देखना है। चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, अभिक्रियाशीलता श्रृंखला क्या होता है। कि द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट, ये एक लिस्ट है, ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। मतलब ये धातुओं का जो है ना क्या है, लिस्ट है, जिसमें उसके क्रियाशीलता की डिक्रीजिंग ऑर्डर, माने उनके जो है घटते क्रम में उसको जो है क्या किया गया है, रखा गया है उसके अभिक्रियाशीलता। ठीक है। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये यहां पर जो है एक टेबल दिया हुआ है, देखिए सबसे ऊपर में सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है या मेटल दोनों, वो पोटेशियम है, मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम। एल्युमिनियम ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऊपर से नीचे क्या होगा, ये डिक्रीज कर रहा, ठीक है, माने घट रहा, घटते क्रम में है। ऐसा क्लियर है। और लिस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड और सिल्वर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, देखिए कॉपर भी लिस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। लेड जो शीशा कहते हैं ना, वो कॉपर और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ पर देखिए आयरन यहाँ पर है, तो आयरन देखिए इसीलिए कॉपर को रिप्लेस करते हैं, अभी एक रिएक्शन आपको जो बताया।
अगर यहाँ पर जिंक होता तो जिंक भी कॉपर को रिप्लेस कर देता। ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन अगर उल्टा लिख देते कॉपर और FeSO4, तो क्या रिएक्शन संभव हो पाता? नहीं हो पाता। कॉपर Fe को जो है ना रिप्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है किससे? कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए ये रिएक्शन संभव नहीं। ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद रखना है। ये वाला पार्ट जो है आपको आवर सामने मैंने पीरियोडिक टेबल जो पढ़ा रहे थे वहां भी ये आपको डिटेल से बताए हैं। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो एक और प्रॉपर्टी बच रहा है रासायनिक गुण का, वो है धातु और अधातु का अभिक्रिया। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को जो है आयनिक बंध माने आयनिक बॉन्ड और आयनिक यौगिक, इसके बारे में जानना होगा, माने आयनिक कंपाउंड के बारे में भी जानना होगा। तो इसीलिए पहले हम इन दोनों के बारे में समझ लेंगे, तब इस रिएक्शन का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो इसका धातु अधातु का जो रासायनिक गुण है आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो जरूर से जरूर कीजिए। ठीक है। और किसी भी तरह का इसमें कॉन्सेप्ट संबंधित या कोई भी और इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।